अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। सियासत में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आ चुके हैं। पहला टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है साइफर वाले मामले को, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद ही चेयरमैन पीटीआई ने लहराया था और अब ऐसा मालूम होता है कि वो उनके गले की हड्डी बन गया है। और इस सिलसिले में जो इस पूरी समात को रोकने की एक दरख्वास्त दायर की गई थी, अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि कुछ हिदायत के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो उसको मुस्तरद कर दिया है और वो उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया है। इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। दूसरा टर्निंग पॉइंट था 9 मई का वाकया नाजरीन, यानी बहुत सारे वो लोग जो कि 9 मई के वाकयात में बहुत अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाते थे, वो एक नई जमात में जब शामिल हुए, या फिर उन्होंने जब अपनी पिछली जमात को तर्क किया तो फिर वो खासे कंफर्टेबल नजर आए। हाउएवर वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की सियासत में। और तीसरा टर्निंग पॉइंट नाजरीन नवाज शरीफ साहब की वापसी। ये मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रही हूँ, जैसे जैसे ये वाकयात पिछले साल से लेकर अब तक हुए हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद अब तमाम तर जो उनकी दरख्वास्तें थीं या जो उनकी काउंटर जो उनकी दरख्वास्तें थीं रेफरेंसेस के खिलाफ, दैट इज़ अल अजीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस, अब वो फाल होती हुई नज़र आ रही हैं। उस सिलसिले में आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट नाजरीन पाकिस्तान की सियासत में है। जाहिर है 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब ने लगभग वापसी की है और अब अदालती मामलात में भी उनकी काफ़ी एक कंपैरेटिवली स्मूथ सेलिंग सो फार नज़र आ रही है। काफ़ी एक प्रॉमिसिंग उनके लिहाज से जो अदालती मामलात है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे कि इज़ इट इंडीड दिस प्रॉमिसिंग। पीटीआई के लोग दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, जिनको पहले डीजल डीजल कहकर पुकारा करते थे। ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बहरहाल जो ये तमाम तर दरख्वास्तें हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से और उनकी जो अपीलें बहाल की गई हैं, कुछ उनके बारे में अहम नुकात है वो देखते चलिएगा, फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। एवन फील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के साथ अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह, नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़, अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, मुझे अदालत ने हुक्म दिया था कि चेयरमैन नैब से दरख्वास्तों पर राय ली जाए। हमने तफसील में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर तबादला ख्याल किया। हमने दोनों अपीलों के हकायक और कानून का मुताला किया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT भी कायम की गई थी। चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंसेस दायर किए गए थे। अगर इश्तिहारी मुलजिम सरेंडर करता है तो उसको कानून के मुताबिक तमाम रिलीफ मिलना चाहिए। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। नैब का जामे मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाएं। नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी अदालत में सरेंडर कर चुके हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यह कहा। नैब को नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और कैटेगोरिकल जो स्टैंड है वो सामने आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या आप अपीलों के नतीजे में ट्रायल कोर्ट के फैसले की हिमायत में मौक़िफ़ देंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अभी अपीलों का मामला अदालत के सामने नहीं है। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकालमा किया कि आपको अपीलों की बहाली पर कोई एतराज़ तो नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अपीलें बहाल हो गई तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों में नवाज शरीफ के किरदार का बगौर जायजा लिया। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। ये पुराना हवाला भी दिया गया नाजरीन। अदालत ने यह भी लिखा कि अपीलों पर समाअत के दौरान नैब के मुतअद्दिद बार अपने प्रोसिक्यूटर तब्दील किए गए और उनको करने पड़े। जब मुलजिम अदालत में आ जाता है तो उसके वारंट उसी वक्त मनसूख कर दिए जाते हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने ये दलाइल दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा किया कि आप कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की अपीलों पर मेरिट पर फैसला किया जाए। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ सरेंडर कर चुके हैं, अदालती रहमो करम पर हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं। ये बड़ा एक क्लियर कट और स्ट्रेट सवाल था जो कि पूछा गया नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से। हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। और ये भी उतना ही क्लियर कट जवाब था। अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। और ये नाजरीन नवाज शरीफ साहब को मिलने वाला अदालती तौर पर सबसे बड़ा रिलीफ है जो कि उनकी वापसी के बाद फौरी तौर पर नजर आया है। सियासी इसके क्या मुहर्रकात होंगे, साइफर के इसके क्या मुहर्रकात होंगे, तफसीली बात करेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इन अहम मामलात पे और इनकी जो सियासी इंप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में बहुत एक पर्टिनेंट और डेकोरेटेड गेस्ट पैनल मेरे साथ मौजूद है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ आरा इकट्ठी करेंगे इंशाल्लाह। राजा आमिर अब्बास साहब यहाँ स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, नैब के माहिर कानून हैं और a very learned opinion on present day politics. वेलकम, बहुत शुक्रिया राजा साहब फॉर ग्रेसिंग द शो। अज़मा बुखारी साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट, तमाम तर मामले पे अपनी जमात के बहुत बेबाक मौक़िफ़ के साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको भी अज़मा साहिबा। माशाल्लाह अज़मा साहिबा भी लॉयर हैं तो लिहाजा दोनों एतबार से हमारी रहनुमाई करेंगी, लीगल एंड पोलिटिकल बोथ। एंड डॉक्टर मुराद रास नाजरीन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक बहुत अहम रुकन और साबिक मिनिस्टर भी हैं पंजाब के और पंजाब में हुए हुए मामलात को बहुत एक ख़ास निगाह से और बहुत करीबी निगाह से हॉर्सेस माउथ की हैसियत से देखते रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको भी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। राजा आमिर अब्बास साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सिंस आप नैब से भी बहुत क्लोजली मुंसलिक रहे हैं, एक बहुत क्लियर कट कुछ लोगों की तरफ से ये इंप्रेशन लिया जा रहा है कि अब तो बिल्कुल आप समझे स्मूथ सेलिंग है और जैसे केक पे वॉक नहीं करते मज़े से, केक वॉक हो गई है मियाँ साहब के लिए अब ये तमाम मामला कानूनी तौर पे। नैब को अब आपने सुना है कोई एतराज़ नहीं है कि, और ना उनको मतलूब है अब नवाज शरीफ साहब, अब तो अदालत में भी आज कहा है उन्होंने। देखिए, नैब को अगर हम देखते हैं ना तो सिंस इट्स इंसेप्शन नैब जो ये इस पॉलिटिकल केसेस होते हैं हाई प्रोफाइल, उसमें नैब गालिबन जौन सा है वो इसी किस्म का एक लाता है उस रद्द-ए-अमल कि एक वक्त में वो मेरे ख्याल दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन बनने की कोशिश करता है, एक वक्त में वो सबसे फ्रेंडली और वीक प्रोसिक्यूशन बनता है। और वजह क्या होती है कि अगर हम इस केस का बैकग्राउंड देखें, ये केस शुरू कैसे होता है। ये तो उस वक़्त नैब के चेयरमैन थे, चौधरी कदीर नाम था उनका, हाँ, वो जो लास्ट वाले से पहले थे। जी बिल्कुल। और ही वॉज कमरुज़्ज़मान चौधरी, और वो एडमेंट थे और वो क्लियरली कह रहे थे कि जी हम ये केसेस नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस आ जाता है, उसमें आपने देखा कि जी जो जजमेंट आती है उसके भी दो पहलू थे। एक पहलू था कि जी नैब और ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और फिर इसको अदालत में ट्रायल हो और चलाया जाए। दूसरा उसका चैप्टर था कि जी वो बेटे ने तनख्वाह देनी थी नहीं लेनी थी, इकामा था। अब एज ए लॉ स्टूडेंट अगर हम इस जजमेंट का वो पार्ट देखते हैं कि जी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, बड़े आराम से घर भेज दिया कि जाइए जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, दैट वाज अगेन समथिंग के जी जो कि एक हमें उसको समझने में शायद आज तक समझ नहीं आ रही कि वो क्या जजमेंट थी, वो क्या किसी ट्रायल में भेजते, कोई अपील होती, मतलब आपको लगता है वो एक उन्होंने गलत काम और एक गलत तरह से नाजायज तरह से उनको इम्प्लिकेट किया नवाज शरीफ साहब को। ऐसे लग रहा था कि उस हद तक, मैं उस हद तक अकामी की हद तक बात कर रहा हूँ, अच्छा, कि वो एक कोई लीगल सेंस उसमें मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उसके पैरेलल ये जो दूसरा चैप्टर था कि जी अपार्टमेंट्स, ऑब्वियसली अपार्टमेंट्स हैं, मियाँ साहब ने ख़ुद कहा कि जी ये हैं वो ज़राए, मैं बताऊंगा इनके ज़राए कौन से हैं, इनके शवाहिद कौन से हैं, वो मनी ट्रेल कौन सा है, कहाँ से आया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला तो इनकी अपनी लीगल टीम ने कहा कि जी हम बताएंगे कि जी ये कतरी का ख़त है या जो भी कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की, भी एक ख़त आया था। तो उसके बाद वो केस चला गया ट्रायल कोर्ट में, वहाँ भी वो एक मॉनिटरिंग जज बैठा दिए गए, वो गालिबन अभी भी हैं, ठीक है। और वो कहते हैं बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा कभी भी नहीं होता कि नैब JIT बनाई गई। तो जेन में ये मैं जो बात कहने का मकसद है कि नैब कभी भी विलिंग नहीं था ना इन्वेस्टिगेशन करने में, ना वो इंक्लाइंड था कि जी, बल्कि जो JIT वो जो जावेद इकबाल साहब थे, जस्टिस जावेद उस वक्त नहीं थे, वो बाद में बहुत इंक्लाइंड थे और उन्होंने नहीं वो तो उस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी केस बना दिया, इंक्लाइंड थे जी। ओके, अच्छा, एनीहाउ, तो उसके बाद जब ये ट्रायल आ जाता है तो ठीक है, एक अगर नैब की स्ट्रिक्ट आप कानून को देखें ना तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ने अपने बच्चों की जवाबदेही करनी है, पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बताना है कि जी ये पैसे कहाँ से आए, पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बताना है कि इसका मनी ट्रेल कहाँ से गया। लेकिन उससे पहले नैब ने ये बताना है कि जी इस पे चूँकि केस है आपके एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू योर नॉन सोर्स ऑफ इनकम, तो आप बताइए कि जी इनकी इनकम क्या है और इनके एसेट्स कितने हैं। इनकम बताना नैब का फर्ज था,
वहाँ नैब खामोश थी जब अदालत में ये बात हुई। फिर उसके बाद जब अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट डे? नहीं अभी की नहीं, मैं जब ये अपीलें चल रही थी, हाँ। जब नैब से पूछा गया कि जी चले आप इनकम नहीं बता रहे इनकी, ये बताइए कि जी वो जो अपार्टमेंट कह रहे हैं इनकम से ज्यादा क्या है, उसकी कीमत क्या है। तो आपको याद होगा बड़ा मशहूर उस वक्त का एक प्रोसिक्यूटर था जो कहता था कि ये किताबों को छोड़े, गूगल में जाके चेक करें कि इन अपार्टमेंट्स की कीमत क्या है। फिर मियाँ साहब को बेल जो दी गई वो भी हमारे जो कानूनी एक नज़ीरे हैं उसमें ऐसी कोई नज़ीर नहीं कि कॉन्विक्ट को आप बेल दे के फिर मुल्क से बाहर ले जाएं। ये भी फिर अदालतों ने ही किया, अदालतों ने ही किया। अदालतों ने और दी फिर ना 5 हफ्ते की बेल। पीडीएम की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने भी उसको ओके किया, ईसीएल से नाम भी निकाल दिया। और फिर जब ये जजमेंट आ गई जिसमें उनकी अपीलें डिसमिस हो गई, ये जो 2 जजमेंट्स चल रही हैं अभी, ये 1 सेकंड में मैं क्लियर कर देता हूँ। इस जजमेंट में अपीलें तो डिसमिस कर दी, लेकिन उन्होंने वो क्वेश्चन रख दिया कि जब आएंगे तो अदालत को अगर सेटिस्फाई कर लिया कि जी वो किसी अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, ऑल्दो दुबई तक हमने देखा वो ट्रैवल करते थे, तो फिर ये अपीलें अब वो मेरिट्स पे सुनी जाएंगी। असूल भी यही है कि अगर तो आपने इतनी चांस दे दिया तो फिर अपील को मेरिट्स पे ही सुनेंगे। जो बहुत शोर हो रहा है कि जी पता नहीं कोई अपीलें अलाउ हो गई, वो नहीं हुई। नैब की प्रोसिक्यूशन पहले भी कमजोर थी, आपने उसकी निशानदेही की, अभी भी प्रोसिक्यूशन को आप इतना खुश नहीं है? अब तो वो फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन। अच्छा, फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन है, ठीक है। ये लास्ट लाइन बड़ी अहम बोल दी है अज़मा बुखारी साहिबा, इज इट इंडीड फ्रेंडली? ये फ्रेंडलीनेस आपको भी फील हो रही है? और दूसरा ये कि साइफर केस और बहुत सारे दीगर केसेस आपके आर्च जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं पंजाब में उनके खिलाफ हैं, तो आपका जो मेन कंटेंडर था पंजाब में पीएमएलएन का, वो तो एक तरह से वो पूरी जमात फारिग हो गई है। नाउ देयर इज आईपीपी में भी कि जो उनकी जगह आई है, तो आप क्या बिल्कुल एक इजी कॉन्टेस्ट देखते हैं कि पीएमएलएन के लिए भी एक ग्राउंड सेट कर दिया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले भी खासे नाला हैं आजकल? शुक्रिया मोना। पहले तो राजा आमिर साहब की तमाम तर जो उन्होंने ब्रीफिंग की है इस 2 केसेस के हवाले से, उसके ऊपर उनसे इत्तफाक करते हुए 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको इस केसेस के हवाले से जो ऐड करना चाहती हूँ। प्लीज। पहली गुजारिश मेरी ये है कि ये जो आपने फ्रेंडली की बात की, जो आखिरी जुमला था राजा साहब का, ये भी तो है कि पहले ये भी तो कहा जा सकता है ना कि पहली नैब हॉस्टाइल थी, उसको हॉस्टाइल बनाया गया था, उसको बकायदा ये हुक्म था कि हर सूरत हाल में नवाज शरीफ को राह से हटाना है, उससे तमाम तर बदनीयती पे जो है वो कायम किए हुए तमाम इकदाम कराए गए। शुरू करती हूँ पहले शुरू करते हैं कि JIT कैसे बनी। व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो JIT बनी और बाकायदा फवाद हसन फवाद जो वजीर आजम हाउस उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वजीर आजम साहब के, नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बाकायदा नाम भेजे गए और कहा गया कि यही नाम आप भेजेंगे वजीर आजम हाउस की तरफ से क्योंकि हम ये नाम चाहते हैं। और उसके बाद मॉनिटरिंग जज लगे। उसके बाद जो जजमेंट्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारे लेकुनाज जानबूझकर जो है, जाहिर है अब जब आपने एक वो आपको याद है वाजिद साहब थे जो JIT के सरबराह थे, उन्होंने अपने ही ब्रदर इन लॉ को उन्होंने ठेका दिया उनकी कंपनी को वहां पर जो है वो हकायक ढूंढने के लिए, और ब्रॉडशीट जो है वो ऑलरेडी उसको भी इंगेज किया हुआ था इमरान खान की हुकूमत ने। उस ब्रॉडशीट को भी बाकायदा वहां से UK से बाकायदा फाइन हुआ कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर गलत इल्जामात लगाए। अब 2-3 बदनीयती थी। पहली बदनीयती ये थी कि रॉबर्ट हेडले जो एक्सपर्ट था, जो जिसके ऊपर ये जो इल्जाम आज तक लगाया जाता रहा मरीम नवाज साहब के ऊपर कि जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है उस डीड के अंदर, जो डीड कैलिब्री के ऊपर जो ये लोग ताने कसते थे, हम दोनों बहन भाइयों को, जिसमें मरीम नवाज को ट्रस्टी बनाया गया था और जो है वो उन दोनों भाइयों के बीच में जो बहन भाइयों के जो डीड हुई, उसके अंदर रॉबर्ट हेडले ने आकर ये गवाही दी बाकायदा तौर पर कि जो ये अवेलेबल था ये फॉन्ट इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा एक मीडिया ट्रायल किया गया, उसको छुपा दिया गया। उसके बाद जो अल अजीजिया के अंदर जो है वो बाकायदा मियाँ साहब ने जो अपने वालिद साहब का जो एक, उनको ये भी याद रखिएगा कि मियाँ साहब की तो उनके वालिद साहब के भी आगे जो पिछला पूरा बैकग्राउंड है कारोबारी, उसको जो है खंगाला गया। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो उनके पास फैक्ट्री थी दुबई के अंदर, वो उन्होंने उस फैक्ट्री को बेचकर जो है वो कतरी फैमिली के साथ जो है वो कारोबार किया। अब उन्होंने बात की थी दुबई की पोर्ट की, अबू धाबी की पोर्ट की। इन्होंने दुबई की पोर्ट से कि जी ऐसा कोई सामान शिफ्ट नहीं हुआ, वो कागज लगाकर
मियां साहब के केस को वीक किया। अभी बहुत सारी एग्जांपल्स है। कतरी जो फैमिली है उसने कहा कि हमारा वीडियो लिंक पे आप बयान ले लें, हम बयान देने के लिए तैयार हैं कि हमारी पैसों की सेटलमेंट कैसे हुई, लेकिन उनका जो है वो बयान नहीं लिया गया बिकॉज ये जो है किसी तौर पर कानून के मुताबिक और इंसाफ के तकाजे पूरे करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर प्रोग्राम होता तो फिर एसेट की डेफिनेशन पाकिस्तान के लॉ के से ली ऑलरेडी, यानी अज़मा साहिबा आप उसको हॉस्टाइल आप बता रही हैं, पिछली जो JIT थी और पिछला जो बेसिकली नैब था, आपने कहा कि वो बजिद थे, लेकिन अभी की भी जो नैब की फ्रेंडलीनेस का एक जुमला राजा आमिर अब्बास साहब ने अदा किया है, उससे आप मतलब इख्तिलाफ नहीं करी, अभी फ्रेंडलीनेस है? नो 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 नो, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं इख्तिलाफ नहीं करी। मैं ये कह रही हूँ कि कतई तौर पर ये हाफ क्लास फुल और हाफ क्लास एम्प्टी वाली बात है। ये बात कि मुराद साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं आती हूँ आपकी तरफ। नहीं है उनके ऊपर किसी ABCD का कोई प्रेशर नहीं है कि हमारी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए, हमें हर सूरत हाल में इन दोनों बाप बेटी को ठिकाने लगाना है, ऐसा प्रेशर नहीं है। अब जो ऐसा प्रेशर नहीं है, ठीक है, वो अपने बयान कर देंगे कोर्ट के अंदर। और देखिए फैसला तो जो है वो कोर्ट ने करना होता है। और वकील बहुत कुछ कहते हैं, हमारी साइड का वकील बहुत कुछ कहेगा, नैब का वकील बहुत कुछ कहेगा, लेकिन ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जजों के ऊपर है ना। और ये माशाल्लाह वही अदलिया है कि जिसने घर बैठ के इमरान खान को जमानतें दी हुई हैं और उसको जाली दस्तखत के ऊपर भी जमानतें मिली हुई हैं, उसको तमाम जाली दस्तखत, ये नहीं एक बात है, अनप्रेसिडेंटेड है। जिस केस में आए हैं उसमें भी जमानत, जो आप पे केस कभी बन जाएगा उसमें भी जमानत, ये हाँ, फ्यूचर केसेस में भी ना स्वीपिंग जमानत मिली है, ठीक है, रिमांड तोड़ दिया जाए। ये भी नहीं हुआ था कि कभी रिमांड तोड़ दिया जाए। एक मुलजिम जो है वो रिमांड पे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट उसको मर्सिडीज से बुला के उसको कहा जाए तुम्हारा रिमांड तोड़ते, तुम जाओ पुलिस लाइन में पार्टी करो। ये भी कभी पार्टी करो। अच्छा अज़मा साहिबा, मैं आती हूँ इस नुक्ते नजर की तरफ आपके, क्योंकि वो दूसरी तरफ से ये भी बात कहते हैं कि रिलीफ चाहे जिसके लिए भी हो, अनड्यू रिलीफ किसी के लिए नहीं होना चाहिए, एवरीवन मस्ट फॉलो द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। डॉक्टर मुराद रास, आपकी सर आपकी चूंकि मुस्कुराहट की भी वजह हम जाने, और दूसरा ये कि आप कितना प्रॉमिसिंग या कितना गेम चेंजर देखते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को। इज इट ऑल सेट कि ही इज ड्यू टू बी द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना, इसमें यह है कि जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं और जो हो रही हैं, मैं तो मेरे ख़्याल से सबको मुबारकबाद देता हूँ इस बात पे कि एक ज़बरदस्त प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं कि कोई भी इस मुल्क से अगर बीमार हो के जाए और वापस आएँ और उनको इस तरह का प्रोटोकॉल मिले और सब चीज़ें मिलें, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्रेसिडेंट दैट हैज़ बीन सेट फॉर एवरीवन। सो मेरे ख़्याल से जब अगले केस लड़े जाएंगे लोगों के, तो उसमें इस प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। सो बाकी उनका आना, आई थिंक मेरे ख्याल से उनकी पार्टी के लिए तो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा मैसेज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पार्टी की लीडरशिप वापस आई है। एज वी ऑल नो कि वोट तो नवाज शरीफ साहब का है ना इन PMLN जी। तो इसलिए, मगर मैं आपको ये बताऊं कि हम अभी तक मोना इन पुरानी चीज़ों में पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं। अमीर आप मुल्क के हालात देखें क्या हैं, आगे की बात करनी चाहिए बजाय पीछे जाने के जी क्या कब हुआ। जो इक़्तिदार में आता है इस मुल्क के अंदर, वो दूसरों से बदला पूरा लेता है। एक तो हमें ये सिचुएशन ख़त्म करनी पड़ेगी। जिस वक्त जो इक़्तिदार में आपने आज तक देख लें आया, तो डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हम कर तो रहे हैं आगे की बात, हम आगे की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस वक्त मुल्क की मईशत काफ़ी ख़राब है। आपने सुना है मियाँ साहब ने पहली अपनी तकरीर में 9 नुकाती एक प्लान भी दिया है, मुआशी प्लान भी दिया है, और IPP अब क्यों ना उनके साथ इल्हाक करके इस प्लान को अमली जामा पहनाने में उनकी मदद करे। शायद काफी लोगों ने ये इंप्रेशन लिया भी जब ऑन साहब उनको रिसीव करने गए थे। मैं आपको वो दोनों चीज़ें क्लियर कर दूं। ऑन जो था वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं गए थे, और पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस भी दिया है। दूसरी चीज़, जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ वो जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर है, मगर वो एक कंपनी चलाती है। वो कंपनी वो उनसे बैंक भी रेंट पे लेते हैं, बाकी लोग भी लेते हैं, वो पे करते हैं और हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक पेड उन्होंने पे किया है PMLN ने इसके लिए, और उन्होंने एक तरह से रेंट किया है। एब्सोल्युटली। तो अब हर दफा तो नहीं कंपनी बताएगी ना जहांगीर तरीन साहब को कि जी कौन हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है और किस लिए। सो इट इज दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट। ठीक है जी। सो ये दोनों चीजें आपके बिल्कुल सामने आ गई। एक IPP इज अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पार्टी। आगे जाके क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, जब इलेक्शन आएंगे तब देखा जाएगा। हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है इंशाअल्लाह ताला, और रिजल्ट आपके सामने होंगे। लेकिन पता जिस तरह हमारी जो पॉलिटिकल ग्राउंड की एक्टिविटी है, हाँ,
वो परसों से शुरू हो लोग रही है। अक्सर कहते हैं कि जरा एक पॉलिसी होती है ना, किसी भी पार्टी की एक क्लियर कट स्टैंड होता है, वो अभी क्लैरिटी अभी भी नहीं आई। जाहिर है आपका इंसेप्शन अभी अभी हुआ है, तो लोग कहते हैं आप वेदर यू आर विद, बताएं इसलिए कि जैसे आपकी पार्टी में कई लोग हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई आपकी पार्टी में लोग हैं जो कि बहुत तनकीद भी करते हैं और मियां साहब पर तनकीद करते हैं। आपका शायद एक स्टैंड है दैट ऑल ऑफ यू आर अगेंस्ट द पीटीआई और आप उनके स्प्लिंटर्स हैं जो कि एक साथ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन दीगर जमातों की तरफ आपकी कितनी आपकी फ्रेंडलीनेस है या आप उनके खिलाफ हैं, ये चीज अभी तक क्लैरिटी के साथ मौजूद नहीं है। तो आप एक क्वेश्चन जरूर छोड़ रहे हैं ना कि इनके साथ इल्हाक हो सकता है आपका आइंदा पीएमएलएन के साथ प्राइमरीली। बिल्कुल भी मैं बिल्कुल क्लैरिटी से आपको कह रहा हूं, किसी के साथ कोई इल्हाक का प्रोग्राम नहीं है, कोई बातचीत इस पे नहीं है, किसी चीज पे भी बिल्कुल कोई नहीं है। प्लीज मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं। हाँ। और मैं पार्टी के बिल्कुल, आप किसी से भी पूछ सकती हैं कि कोई इस तरह का प्लान अभी किसी चीज पे बात नहीं हुई है। हाँ। अभी हमने इंडिपेंडेंटली अपनी कैंपेन चलानी है, लेकिन आइंदा हो सकता है आपको ये क्लिप आपकी सुना के कोई तंग तो नहीं करेगा अगर आइंदा हो गया तो? देखें, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स है, इधर तो कुछ भी हो सकता है। एक साल पहले हम कभी सोच सकते थे कि ये होगा जो आज हुआ हुआ सब कुछ? बिल्कुल सही बात। आप कभी सोच सकते थे? आज से एक साल भी, आप आज से 10 महीने पहले पीछे चले जाएं, आपको 10 महीने पहले पता था कि ये होना है सब कुछ जो आज हो रहा है। सो इसलिए आई मीन पॉलिटिक्स में आप कभी भी कुछ नहीं कह सकते। इट इज द वे इट इज, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है। सो मगर मैं आपको ये बता दूं, अनगिनत पॉसिबिलिटीज में से ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको आपने रूल आउट नहीं किया है। आपने कहा कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये इस पे एक और बात है जो मुराद साहब आई एम श्योर के इसको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि जैसे एक वादा माफ जमात के तौर पर भी आईपीपी सामने आ रही है कि 9 मई में जितने लोग प्रॉब्लमैटिक थे वो जब वंस दे जॉइन दिस पर्टिकुलर पार्टी तो दे गेट इन अ क्वाइट कंफर्टेबल जोन। इसके ऊपर जरा बात करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। राजा आमिर अब्बास साहब, अभी डॉक्टर मुराद रास ने बड़ी पार्टिंग इंटरेस्टिंग जुमला कहा था। उन्होंने कहा था 10 महीने में कुछ भी हो सकता है और जाहिर है एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज तो हैं। आपकी नज़र में आप क्या क्या देखते हैं 10 महीने में क्या क्या हो सकता है, और इलेक्शंस भी हो सकते हैं या वो नहीं हो सकते? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल, पहले तो डॉक्टर साहब ने अभी उस हेलीकॉप्टर को कंपनी बना दिया। पहले वो एक जहाज भी था तरीन साहब का, हाँ, बहुत तो मायानाज, पता नहीं उस वक्त कंपनी थी या नहीं थी, बहरहाल अब वो कह रहे हैं कंपनी का था। तो फिर उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस की बात की कि जी इलेक्शंस में तो मियां साहब के वोट्स हैं, बिल्कुल हमें भी समझ आते हैं मियां साहब के वोट्स हैं, हमें समझ आते हैं खान साहब के वोट्स हैं, भुट्टो के हैं। अब इस पार्टी में वो वोट किसके हैं, पहले तो ये डिफाइन करें कि ये जो है ये इस पार्टी में वो वोट्स किसके होंगे? अलीम खान साहब के, अलीम खान साहब के होंगे, फवाद चौधरी के होंगे। फवाद चौधरी तो आई थिंक नहीं है इसमें भी, पता नहीं, शुरू में तो हमें नजर आए थे वो, हाँ, पता नहीं अभी हैं कि नहीं है। तो एनी हाउ बाकी रहा 10 माह में वाकई उन्होंने सही कहा कि बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप देखिए हालिया जो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, तो ये ओपनली आ गया है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ नॉट अवेलेबल टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी पता नहीं तहरीक इस्तेहकाम का इस पे क्या स्टांस है कि वो बिलीव करते हैं कि लेवल प्लेइंग है या नहीं। उसी तरीके से JUI की मुलाकात हो रही है PTI से कि जो कि 2 इम्पॉसिबल्स थे, लेकिन जब बात अब PTI ने की थी कि जी यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में कोई बात होगी कि इलेक्शंस को करवाना है और फेयर एंड फ्री करवाना है, तो गालिबन तमाम पार्टीज पर बैठेंगी। तो अभी देखते हैं कि मतलब आपको लगता है कि इलेक्शंस करवाने के लिए इतना जोर लगा रहे PTI कि उन्होंने कड़वा घूंट पी लिया और उन्होंने मौलाना साहब से मुलाकातें शुरू कर दी? आपको उनकी इंटेंशन अच्छी लग रही है क्या? मुझे तो अवाम की जो इंटेंशन है ना, या जो इस मुल्क की बेहतरी है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस में ही है। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे आप इस पॉलिटिकल ट्रिब्यूलेंस से, अनस्टेबिलिटी से नहीं राजा साहब, आपसे भी जाहिर है ऐसी बातों की हमें फीलर्स आए हैं, और दूसरा सदर मुमलिकत तो अक्सर कहते रहते हैं, कल भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, ये कुछ लोगों को, मैं इसमें आपको शामिल करके कह रही हूँ, आपको क्यों यकीन नहीं है कि इलेक्शंस होंगे या जनवरी में? देखिए, सदर मुमलिकत ने तो यकीन दिलाना था। मैं तो शुरू से इस बात पे कह रहा हूँ कि सदर मुमलिकत का ये काम था कि वो जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी, हाँ, वो आइन को पढ़ लेते। माशाल्लाह डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, कि जी आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 क्या कहता है,
वो कहता है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, जहाँ पे असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, द प्रेसिडेंट शेल अनाउंस अ डेट ऑफ इलेक्शंस अपकमिंग जो उनसे होंगे नॉट बियॉन्ड 90 डेज एंड देयर आफ्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट ने कैबिनेट बनानी थी, प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे सदर ममलिकत साहब ने खामोशी तारी रखी और आखिर में एक ऐसा वो जिसको कहते हैं कि ऑप्टिक्स के लिए एक लेटर लिख दिया, जिस लेटर में भी कोई वाज़ेह बात नहीं की। और फिर सदर ममलिकत साहब, आज भी मैं वो पढ़ रहा था उनकी स्टेटमेंट जिसकी तरफ आपका इशारा है कि जी वो मैंने साइन नहीं किए वो आर्मी एक्ट पे, और वो तो हाँ वो पुराना बयान था उनका। भाई मैं कल आपने साइन नहीं किए, आपने अगर वापस भेजना था तो साइन करके भिजवा देते नोट के साथ। तो सदर ममलिकत के हद तक आज वो कह रहे हैं कि जी रेफरेंस जो सा है वो वज़ीर आज़म साहब ने भेजा था। भाई वज़ीर आज़म से ही आपके पास चीज़ मूव हो के आती है, बट द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपने अपना माइंड अप्लाई करना था उस रेफरेंस पे। बिल्कुल आपने वो रेफरेंस भेजा सदर ममलिकत ने। फिर तो पीएमएलएन को गलत शिकायत हुई। अज़मा साहिबा, आप लोग तो कहते हैं कि सदर ममलिकत ऐसे ही बेकार में उन फटों में पड़ते हैं जो कि उनका काम नहीं है और वो चुपचाप सदर बन के रहें और पॉलिटिकल ना बने, जबकि आप सुन रहे हैं राजा साहब तो कानूनी अपनी राय पेश कर रहे हैं कि वो तो उनको फौरी तौर पे असेंबलीज जैसे डिसॉल्व हो गई थी, इलेक्शंस का ऐलान कर देना चाहिए था। और इलेक्शन से ये जो एक इम्प्रेशन है, कौन भाग रहा है? पीपल्स पार्टी वाले लोग भी कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए सब रुके हुए थे, अब तो वो वापस आ गए। देखिए, पहले पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो पहले प्रेसिडेंट जो उनके हैं जरदारी साहब, उनसे तो पूछ लें कि वो क्या कहते हैं। वो बता चुके हैं कि मर्दमशुमारी जिसके अंदर पीपल्स पार्टी ने खुद वोट दिया था सीसीआई के अंदर बैठ के, और उसके बाद हल्का बंदियां जरूरी होती हैं। सो इसलिए ये तो पहले वहां पे तय कर लें कि कौन सा बयान जो है वो स्टेटमेंट है। अब आगे आ जाते हैं जो सवाल आपका है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि सदर अलवी साहब जो है ना, वो कभी कभी वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उनकी याददाश्त खो गई है। वो बिल्कुल उनको किसी बात का समझ नहीं आती, उनको कुछ पता नहीं है। 13 बिल जो है वो नोट लगा के रिजेक्ट करके भेज देते हैं। 2 बिल्स जो है उनके लिए वो बैठे रहते हैं कि वो उनकी जरा मुद्दत गुजर जाए। जो कानून कहता है कि वो जो है वो आपके पास मुकर्ररा मुद्दत तक रहेंगे और अगर आप उस पर साइन नहीं करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएंगे, लेकिन उनको भूल जाता है, अचानक से भूल जाता है। अच्छा, जब वो इमरान खान की हुकूमत में उनके साथ थे तब गैर आईनी तौर पर असेंबली को डिसॉल्व करना हो या काजी फाजिसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना हो या तमाम तर जो पॉलिटिकल साजिशें थी उनके अंदर वो पार्ट एंड पार्सल रहे। फिर जब अदम एतमाद जो है वो पास होने के करीब थी, उस वक्त उनको ऐवान सदर में बुला के इमरान खान जो है वो ताहयात एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे बाजवा साहब को, और बाजवा साहब जो है उनसे मिन्नत की जाती थी कि इमरान खान को बचा ले। तो ये प्रेसिडेंट अलवी का एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का किरदार है। फिर जब हुकूमत एक आ गई उनके उस एक्ट को बाय द वे सुप्रीम कोर्ट के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गैर आईनी डिक्लेयर किया और सदर अलवी को इसका मुर्तकिब भी ठहराया। जी, असेंबली डिसॉल्व करने को। मैं समझती हूं कि उसकी अलग बात है कि मैं समझती हूँ कि मेरी हुकूमत जो है उसने एक रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया कि उन्होंने इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का अव्वल तो मुकदमा हो सकता था। अच्छा। आइन को तोड़, पर वो नहीं हो सका। अब ये सदर अलवी साहब जो है, जब उनसे आपने हलफ जब लेना हो तब वो बीमार पड़ जाते हैं, वो उनको बीमार हो जाते हैं। जब उनके अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक वो जो है वो याददाश्त खो जाती है, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक वो बीमार हो जाते हैं और अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक वो जो है वो इमरान खान के टाइगर। बट मैं अज़मा साहिबा एक दिलचस्प बात ये है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा आपकी पिछली हुकूमत ने सिर्फ इस मामले पे नहीं, बहुत सारे और मामलात पे भी दिखाया। आपने हार्डली किसी के साथ कोई एहतसाब का मामला आगे बढ़ाया जिसके आप पहले नाम लेते रहे हैं, बल्कि अब मियां साहब की वापसी पे भी हम सुन रहे हैं कि बिल्कुल अब कोई इंतकाम की बात नहीं करनी, और ये आपकी सियासी स्ट्रेटजी का एक समझे इसमें एक तरीका है। ना वो जो फैज साहब की बात थी, साकिब निसार साहब की बात थी, तब भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं होना, ये ऐसी कोई एश्योरेंस दी है मियां साहब ने? देखो मोना, एक तो बात यह है कि एहतसाब करना हुकूमतों का काम नहीं होता। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर सेल बना हुआ था शहजाद अकबर की मौजूदगी में, जो लिस्टें बनाते थे और वहां पर फाइलें तैयार होती थी और कभी किसी पे आर्टिकल 6 लगा दो, कभी राना सनाउल्लाह पे सजाए मौत का मुकदमा बना दो, ये सब वहां हो रहा था। मेरी बिल्कुल पार्टी की एक कैटेगोरिक स्टांस है, हम सियासी इंतकाम पे बिलीव नहीं करते और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के मसाइल का हल चाहिए उनको। ये तेरी मेरी लड़ाई
और जो है वो इसको पकड़ लो तो उसको जेल में डाल दो, उससे किसी आम आदमी का कोई भला नहीं होने वाला। इस वक्त जो क्राइसिस में है पाकिस्तान, जो माशी क्राइसिस है, जो आम आदमी के मसाइल हैं, फिर तो आप मुराद साहब की बात को ही एक तरह से एक सेकंड करेंगे, वो भी यही कह रहे हैं कि आगे की बात करें, आप भी आगे की बात करें। पाकिस्तान को मिलकर जो है पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालना होगा। ये अकेला कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई अकेला टार्जन है। और हमें तो पहले भी हम सबको साथ लेके चले थे और अब भी हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसमें पीटीआई बशमूल पीटीआई। अज़मा साहिबा, एक जुमला मिल सकता है आपसे? हाँ, पीटीआई का दहशतगर्द विंग नहीं होगा, जो पीटीआई के सियासी लोग होंगे वो बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, यानी कि एक फिल्टर हुई हुई पीटीआई। बड़ा मौक़िफ़ मुराद राज का, मच अवेटेड व्यू, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर मुराद राज, बहुत ज़रूरी सवाल आपसे ब्रेक से पहले राजा आमिर अब्बास साहब ने पूछा है कि पीएमएलएन में मियां साहब का वोट है, पीपल्स पार्टी में भुट्टो का वोट है, आपके पास आईपीपी के पास किसके नाम पे वोट है? मैं आपको ये बता दूं, परसों से हमारी वर्कर्स कन्वेंशन शुरू हो रही हैं, जो कि हमने ऑल ओवर पंजाब रखी हुई हैं फॉर द नेक्स्ट 5 वीक्स, दिसंबर 9 तक। पता लग जाएगा, सबको नज़र आ जाएगा एक्सक्यूज मी, कि वोट बैंक कहाँ पे है, लोग कोई साथ हैं नहीं है। परसों से, मैं तो ज़्यादा देर की बात भी नहीं कर रहा परसों से, मगर आपने जो पहले बात की मोना, मैं ज़रूर उसका जवाब देना चाहता हूँ। प्लीज़। आपने कहा कि जो लोग इंटरव्यू देते हैं या पार्टी चेंज कर रहे हैं या आईपीपी में आ रहे हैं, उनकी मुश्किलात हल हो जाती हैं। बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं है। मेरे ऊपर अभी भी FIRs हैं, मैं शामिल तफ्तीश हूँ FIRs के अंदर, मैं अभी भी ECL के ऊपर हूँ, मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। जो सारे केसेस हैं मेरे, वो चल रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं। सो इसलिए ये एक परसेप्शन जो बना हुआ है ना कि जी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो आपके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आपने तो बहुत अहम बात की है, आपने तो डिस्पेल कर दिया है जो बहुत अहम परसेप्शन बना हुआ है उसको। बट मुराद साहब, इसलिए मैं अर्ज कर रही हूँ कि केसेस तो चल रहे हैं, बट फर्क ये आ गया है कि जैसे आप लोग अपने घर में आप आराम से बैठे हैं, कि गिरफ्तारी पकड़ धकड़ ये वाला सिलसिला नहीं ना। फरूख हबीब साहब रूपोस्ट थे काफी टाइम से, बट ही इज नॉट द सेम एवर सिंस ही हैज जॉइंड योर पार्टी। जी प्लीज। मैं उसकी वजह भी बता देता हूं आपको, क्योंकि जो लोग जेल में हैं उनका कोई ना कोई डायरेक्टली ताल्लुक था इन तनसीबात के पास होने का, इनके ऊपर खड़े होकर या बाहर खड़े होकर तकरीरें करना या अंदर या कोई इस तरह का था। मैं जो था, मैं वहां था ही नहीं, ठीक है कि नहीं, मगर आपको शाम में तफ्तीश होकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ती है। I mean, मेरी कोई तस्वीर नहीं है वहां की, मेरी कोई वीडियो नहीं है, मेरी कोई तकरीर नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, क्योंकि मैं था नहीं। तो जब आप था नहीं है तो आप अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रही हूं मुराद साहब, चूंकि आईजी पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कुछ कॉल्स, आपको याद होगा उस वक्त उन्होंने कुछ कॉल्स पकड़ी थी, उसमें आपकी भी कॉल्स का उन्होंने नंबर बताया था कि भाई इतनी कॉल्स इन्होंने मिलाई थी 9 मई वाले रोज। फैजुल्लाह कमोका साहब का भी नाम था, बट दीज टू नेम्स हैव नॉट बीन हर्ड ऑफ एवर सिंस यू गाइस हैव लेफ्ट द पार्टी। नहीं, क्योंकि देखें, जब कॉल्स को वो 9 मई और 9 मई से पहले की भी कॉल्स थी, क्योंकि पहले आपको याद है कि जब हम उसके बाहर होते थे, जमान पार्क के बाहर होते थे, तो वहां से आपको पता है हर दूसरे दिन पुलिस आ जाती थी, हर दूसरे दिन कोई ना कोई वहां पे लड़ाई हो रही है, एहतजाज हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा था। तो वो पिछली सारी, क्योंकि वो सारी कॉल्स मॉनिटर हो रही थी जो जमान पार्क से होती थी, सो दोज वर द कॉल्स, जब बैठ के सारी चीजें देखी गई और जब हम सामने तफ्तीश हुए, तो इसलिए मैं आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी बड़े आराम से। एंड डॉक्टर साहब, आपको जाहिर हम पुराना जानते हैं, आप माशाल्लाह बहुत बाखबर एक सियासतदान हैं। आपके पिछले लीडर और उनके यानी आपकी चले पिछली पार्टी, वो लोग मुलाकातें क्यों कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, जिनको वो डीजल कहते थे और उस वक्त आप पार्टी में बहुत क्लोज थे? तो यानी ये नवाज शरीफ साहब से कोई माफी तलाफी का सिलसिला चाह रहे हैं? देखिए, बड़ी एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल से पीटीआई कुछ भी करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि जिस पोजीशन में मेरे ख्याल से वो आ गए हैं, जिस तरह लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जिस तरह पार्टी की जो सिचुएशन अब बन गई हुई है, मेरे ख्याल से आई थिंक दे विल बी विलिंग टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो कि हम पहले कहा करते थे। हम पहले कहते थे कि सबसे बैठ के बात कर लें। लड़ाई झगड़े से कहाँ चीजें जाती हैं? कहीं पे भी नहीं जाती। आई मीन, टेबल पे बैठ जाते जिस तरह पिछले दिसंबर बैठे थे और एक इलेक्शन की डेट मिल रही थी। आप कहते हैं जी वो डेट बहुत दूर है, अब वो डेट भी गुजर गई, इतने अरसे में सब कुछ गुजर गया। इस वक्त तो इलेक्शन हो चुके होने थे इस मुल्क के अंदर,
आप कहते हैं ये नहीं जो हुए ये पीटीआई का कसूर है, क्योंकि ये लोग कभी इन्होंने टेबल पे बैठ के बात करने को गवारा नहीं किया। नहीं देखें, ये मेरे ख्याल से सबका मिलके इन द सेंस इस तरह है कि अगर एक चीज उस पर डिसाइड हो जाती और एक कंफर्म हो जाती तो आई थिंक इस वक्त हम सब इलेक्शंस को खत्म करके हम अपने मुल्क को जी अज़मा साहिबा वैसे भी तो क्या आया होता, मुस्कुरा भी नहीं थी। जी अज़मा साहिबा, यू हैव अ पॉइंट प्लीज। अगर मिलते हैं नवाज शरीफ साहब से कोई गुजारिश होती है कि खान साहब की मुलाकात हो तो आप अग्री करेंगे, मिलेंगे? देखिए खान साहब इररेलेवेंट हैं आप इस हवाले से, बिकॉज उनके ऊपर जो अब वो रियासत के खिलाफ जो कर चुके हैं और जो उनके अपने मामलात हैं बहुत सारे, उनको पहले उसका जवाब देना है, उनको नीट एंड क्लीन होके आना है, फिर वो बाहर आएंगे तो कर लेंगे बात, जिससे भी बात करनी होगी। बात सवाल ये है जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी उसमें आपको याद दहानी कराना चाहती हूँ कि 3 दफा जो है वो इलेक्शन की डेट की तरफ दोनों पार्टीज बढ़ी और आखिरी जो मीटिंग है, अगर आपको याद हो, 2 मई को ख्वाजा साद रफीक सुप्रीम कोर्ट पे पेश हुए थे और उन्होंने वहां डायस पे जाके कहा था कि जी हम बस तकरीबन पहुंच गए हैं करीब और आप हमें कुछ दिन की मोहलत दें, हम डेट जो है वो करने वाले हैं। और आजम नजीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर थे वो बता चुके आए एक इंटरव्यू के अंदर कि सितंबर के एंड की डेट जो है वो फाइनल हो गई थी। ये चाह रहे थे कि जी आप जून में असम्बलियां तोड़ दें और हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जून में बजट दे दिया जाए और जुलाई में जो है वो चार्टर असम्बलियां तोड़ दी जाए। तो असम्बलियां जो है वो इलेक्शन को 3 दफा डेट मिलने के जो है वो हम करीब थे, उसके बाद भी जो है वो इनकी वजह से वक्त इतना ही है। बेग योर पार्डन अज़मा साहिबा एंड बोथ द जेंटलमैन राजा आमिर अब्बास साहब, डॉक्टर मुराद राज, थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।